नमस्ते दोस्तों। कल यानी कि 16 अप्रैल को यूपीएससी 2023 का फाइनल रिजल्ट आ गया है। जो भी स्टूडेंट्स फाइनल लिस्ट में अपना स्थान बनाने में सफल रहे उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, और जो भी स्टूडेंट सिलेक्ट नहीं हो पाए या फिर अपने फाइनल रिजल्ट में उनका नाम नहीं आ पाया तो हताश होने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी लोगों ने, जो भी टॉपर्स अभी न्यूज़ पे आए हैं, उनका बस एक ही मूल मंत्र है, कंटिन्यूटी। निरंतरता बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए। तो अब ध्यान दीजिएगा कि आज 17 अप्रैल है, ठीक है, और यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आ गया है। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि 16 जून को जो पीटी है उसमें आपका रोल नंबर आ जाए, उस रिजल्ट में आपका रोल नंबर आ जाए, जिससे कि आप मेंस लिखने के लिए एलिजिबल रहें। बस यही एक टारगेट अभी बना के रखिए, खास के यूपीएससी एस्पिरेंट। तो इसीलिए ये कोड उसी तरह का है कि आपकी समस्या समस्या नहीं है, आपकी प्रतिक्रिया ही समस्या है। आपके सामने जो भी समस्या दिखाई दे रहा है वो मुख्य समस्या नहीं है। समस्या ये है कि आप जो ये वर्तमान की समस्या है उसको कैसे झेलते हैं, उसका किस प्रकार से सामना करते हैं। अगर पॉजिटिव माइंडसेट से इस समस्या का समाधान ढूंढते हैं तो आप निश्चित ही अपने समस्या को हल करने में सफल होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज का हम लोग डिस्कशन शुरू कर लेते हैं। आज का डेट है 17 अप्रैल 2024 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो सबसे पहला आर्टिकल है, इजराइल और ईरान के बीच में अभी वर्तमान समय में संघर्ष जारी है। इसकी शुरुआत कैसे हुई है? तो 12 अप्रैल को इजराइल ने सीरिया में ईरान के दूतावास पे हमला कर दिया। ठीक है, इसी कारण जो है ईरान के एक वरिष्ठ सैन्य कमांडर की मौत हो गई। उसी के बाद से उसके जवाबी कार्रवाई में ईरान के द्वारा लगातार जो है लगभग 300 मिसाइल के हमले किए गए इजराइल पे। तभी से जो है ये वॉर शुरू हो गया। तो इसकी मुख्य बातें ध्यान रखिएगा कि इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है उसका नाम है आयरन डोम। वहीं अगर ईरान की बात करें तो रसिया के द्वारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है ईरान और इजराइल के युद्ध में ईरान को। ठीक है, तो ईरान का जो डिफेंस सिस्टम है S-400 मिसाइल के द्वारा, ये दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा। सभी देशों के जो मुख्य डिफेंस सिस्टम है, जैसे कि थार्ड जो है वो यूएसए का डिफेंस सिस्टम है। थार्ड को कहा जाता है टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एयर डिफेंस। तो कुछ देशों के जो डिफेंस सिस्टम है उसके नाम याद रखेगा। ठीक है, जैसे रसिया हो गया, इजराइल हो गया, यूएसए हो गया, क्योंकि इस तरह के सवाल एक बार ऑलरेडी यूपीएससी में भी आ चुका है। ठीक है, इसी को हम लोग विस्तार से देख लेते हैं और इस आर्टिकल में हम लोग हर एक चीज को विस्तार से देखेंगे। और ये ध्यान रखिएगा कि इस वीडियो के लास्ट में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण यूपीएससी के पैटर्न का 5-6 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि बीपीएससी के पीटी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, हर एक जगह से, चाहे वो लोकेशन हो या फिर वर्ल्ड पॉलिटिक्स हो। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ईरान और इजराइल से संबंधित वॉर से भी संबंधित है। ठीक है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। इस आर्टिकल में हर एक चीज़ को, हर एक एस्पेक्ट को हम लोग इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। चाहे वो इजराइल और ईरान का युद्ध कैसे शुरू हुआ, ये आप लोगों को पता चल ही गया है कि 12 अप्रैल को जो है इजराइल के द्वारा सीरिया में जो है ईरानी वाणिज्यिक दूतावास पे हमला किया गया था, जिसके कारण जो है ईरान के वरिष्ठ सैन्य कमांडर की मौत हो गई। उसी के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए लगभग 300 मिसाइलों का एक साथ हमला किया इजराइल पे। ठीक है, तो ये जो था ईरान और इजराइल के बीच के वार की शुरुआत थी। और इस आर्टिकल में हम लोग पढ़ लेंगे कि ईरान और इजराइल का हिस्ट्री क्या है, कैसे इन दोनों के संबंध बेहतर हुए। जैसे 1948 में जो है इजराइल एक देश के रूप में आया और इसको मान्यता दी गई ईरान के द्वारा भी। ठीक है, लेकिन इनके संबंध जो है 1979 के बाद से खराब होने लगे। तो क्या कारण थे, पूरा हिस्ट्री को हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ईरान और इजराइल दोनों में जो वार हो रहा है, तो यूपीएससी के लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो दोनों का जो नेबरिंग कंट्री है, जिनके साथ इनका बॉर्डर शेयर होता है, तो उनके नेबर कंट्री को जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इस वीडियो में आगे हम लोग देख भी लेंगे। ठीक है, उसके बाद ईरान और इजराइल के बीच में जो वार चल रहा है उससे वैश्विक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसके बाद भारत पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, हर एक चीज को हम लोग इस आर्टिकल में विस्तार से देख लेंगे। ठीक है, तो ईरान इजराइल संबंध जो है वो हमेशा से उतने खराब नहीं रहे जितने आज हैं। 1948 में इजराइल के गठन के बाद ईरान इस क्षेत्र के पहले देशों में से एक था। ठीक है, जिसने इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता देने में समर्थन किया था। 1979 के बाद ही
इजराइल और ईरान के जो राजनयिक संबंध हैं वो खराब होते दिखे। जैसे कि अगर 1948 से जब से इजराइल का अस्तित्व आया तब से इसको 4 इरा में बांटा गया है। ठीक है, एक एम्बिवैलेंट जो कि उभयलिंगी कहा जाता है, मतलब कि दो विपरीत विचारधारा के बीच में एक बेहतर समानता दिखा, संबंधों के बीच में मधुरता दिखी थी। उसके बाद ये था 1947 से 1953 के बीच में। उसके बाद 1953 से 1979 का जो पीरियड था उसको कहा जाता है एक फ्रेंडली पीरियड रहा था ईरान और इजराइल के बीच में। वही संबंध खराब हुए 1979 से 1990 के बीच में, दोनों के बीच में खटास देखने को मिली, दोनों के संबंधों के बीच में खटास दिखी। वही 1991 से और वर्तमान समय तक खुले तौर पर दोनों अपनी शत्रुता को जाहिर करने लगे। ठीक है, तो हर एक चीज को देख लेते हैं। 1953 से 1979 के ईरान और इजराइल के संबंध कैसे बढ़े। तो 1953 से 1979 तक ईरान में पहलवी राजवंश के शासन के दौरान ईरान और इजराइल के बीच संबंध अपेक्षाकृत जो थे मैत्रीपूर्ण थे। ठीक है, उसके बाद ईरान ने 1950 में इजराइल को एक संप्रभु राज्य के रूप में मान्यता दी थी, जिससे वह तुर्की के बाद एक ऐसा, ठीक है, सबसे पहले जो है तुर्की जो था मुस्लिम कंट्री होते हुए भी इजराइल को एक पूर्ण देश के रूप में दर्जा देने में समर्थन किया था। वहीं तुर्की के बाद जो था दूसरा मुस्लिम देश था ईरान, जो कि इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता दिया था। वहीं समय समय पर तनाव के बावजूद जो था ईरान और इजराइल इस अवधि के दौरान महत्वपूर्ण आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य सहयोग में लगे रहे। दोनों के बीच में संबंध बेहतर होते रहे कुछ खटास के बावजूद। यह सहयोग जो है विभिन्न क्षेत्रों तक विस्तारित हुआ और इसमें बहुत सारी जो है परियोजनाएं शुरू की गई। तो अरब देशों के साथ संघर्ष, जिस समय इजराइल का अरब देशों के साथ संघर्ष भी था, उस दौरान भी ईरान ने इजराइल का समर्थन किया, जो उनके भू राजनीतिक हितों में संरेखन के स्तर का संकेत करता है कि किस तरह के उन दोनों के बीच में संबंध बेहतर थे 1950 के आसपास के समय में। तो ईरान और इजराइल के बीच एक उल्लेखनीय संयुक्त परियोजना ट्रांस इजराइल तेल पाइपलाइन का भी निर्माण किया गया था, जो विशेष रूप से आर्थिक क्षेत्र में उनके सहयोग की गहराइयों को भी प्रदर्शित करता है, उनके बेहतर मैत्रीपूर्ण संबंध को भी प्रदर्शित करता है। ये जो है एक ज्वाइंट परियोजना की गई थी ट्रांस इजराइल तेल पाइपलाइन, ठीक है, जिसमें इजराइल और ईरान संयुक्त रूप से आए थे, जिससे उनके संबंध और बेहतर हो गए थे। ये देख सकते हैं यूपीएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों के बीच में भी वॉर चल रहा है। तो दोनों के जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके लोकेशन को जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे कि ईरान के बीच में कितने नेबरिंग कंट्रीज हैं, जैसे तुर्कमेनिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान, ओमान, और दो यहाँ पे वाटर बॉडीज हैं, एक पर्शियन गल्फ है और एक कैस्पियन सी है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद ओमान हो गया, डायरेक्ट इसका बॉर्डर नहीं लगता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ओमान का जो है ईरान के साथ डायरेक्ट बॉर्डर नहीं लगता है। यूएई हो गया, कतर हो गया, ये सभी का डायरेक्ट बॉर्डर नहीं लगता है। इराक का डायरेक्ट बॉर्डर लगता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद तुर्की हो गया, अर्मेनिया हो गया, ठीक है, अजरबैजान का भी डायरेक्ट बॉर्डर नहीं लगता है, ये लोकेशन जरूर ध्यान रखिएगा। वहीं इजराइल की अगर बात करें तो इजराइल के नेबरिंग कंट्रीज में जैसे जॉर्डन हो गया, सीरिया हो गया, ठीक है, लेबनान हो गया, फिलिस्तीन हो गया, ठीक है, ये सभी देशों को ध्यान रखेगा। इजिप्ट हो गया, यहाँ पे मेडिटेरियन सी है, और कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन जैसे कि गोलन हाइट्स यहीं पे है, वेस्ट बैंक यहीं पे है, जेरूसलम यहीं पे है। लगातार जो विवाद रहता है जेरूसलम के कारण फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में। उसके बाद गाजा स्ट्रिप अभी विवादों में था जब इजराइल और हमास के बीच में संघर्ष हुआ था। इसलिए जो है ये दोनों क्षेत्र भारत के परिप्रेक्ष्य में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूरोप जाने के लिए भारत लगातार जो है अपने इन्हीं दोनों जगह से जो व्यापारिक मार्ग हैं, यहाँ से सबसे ज़्यादा भारत के द्वारा व्यापार किया जाता है, चाहे वो पर्शियन सी हो या फिर रेड सी हो, दोनों जगह से, ठीक है। तो ये दोनों लोकेशन ध्यान रखिएगा। तो अब 1979 के बाद से ईरान और इजराइल के संबंध खराब होने लगे। तो 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद जो है ईरान एक धार्मिक राज्य बन गया, जिसकी विदेश नीति और विश्व दृष्टि में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला। नए शासन के तहत ईरान ने इजराइल को फिलिस्तीनी भूमि पर कब्जा करने वाले के रूप में देखा, ठीक है। नया शासन जब से आया 1979 में, तब से देखा कि फिलिस्तीनी भूमि पर कब्जा करने वाले के रूप में इजराइल को देखा। तब से जो है ईरान और इजराइल के बीच में संबंध खराब होने लगे, और इजराइल को ईरान के द्वारा कहा गया, एक नाम दिया गया, छोटा शैतान, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और यह पिछले शासन के रुख से एक महत्वपूर्ण विचलन का प्रतिनिधित्व करता है।
जो पहले 1979 से पहले ईरान और इजराइल के बीच में संबंध थे उसके विपरीत अभी देखने को मिला। वहीं ईरान ने संयुक्त राज्य अमेरिका को भी महान शैतान कहा था उसी समय 1979 में, ठीक है, जिससे कि ईरान का इजराइल और यूएसए दोनों के साथ संबंध खराब हो गए, ठीक है, और इजराइल और अमेरिका दोनों को क्षेत्र के मामले में हस्तक्षेप करने वाला माना गया ईरान के द्वारा, ठीक है। अब इसी में आगे देख लेते हैं कि ईरान ने सऊदी अरब और इजराइल जैसी पारंपरिक शक्तियों को चुनौती देते हुए क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की, जो दोनों जो है अमेरिकी सहयोगी थे, ठीक है, चाहे वो सऊदी अरब हो या फिर इजराइल हो, दोनों से संबंध खराब हो गए ईरान का, और दोनों जो थे यूएसए के एलाई कंट्री थे, मित्र थे, ठीक है। तो शुरुआत में गमान अब्देल नासिर जैसे नेताओं द्वारा समर्थित अखिल अरबवाद के साथ मतभेद थे। तो 1970 में नासिर की मृत्यु के बाद से मिस्र जैसे अरब देशों के साथ ईरान के संबंध भी खराब हो गए, ठीक है, मिस्र से भी ईरान के संबंध खराब हो गए थे 1970 के दशक में। 1975 में ईरान और इराक के बीच एक समझौता पर हस्ताक्षर हुआ, जिसमें कुर्द और इराकी अलगाववादियों के बीच समर्थन बंद करने के लिए ईरान का समझौता शामिल था। इसी समझौता ने दोनों देशों के बीच में शत्रुता को अस्थायी तौर पर कम कर दिया था। 1975 में शत्रुता थोड़ा कम हो गया था ईरान और इजराइल के बीच में। फिर ईरान की विदेश नीति में इन बदलावों और पड़ोसी देशों के साथ साथ इराक के साथ इसके बेहतर संबंध के कारण जो है ईरान के लिए इजराइल के रणनीतिक महत्व में कमी आई, ठीक है। जब से ईरान और इराक जो है अच्छे संबंध बनाने लगे, तब से ईरान और इजराइल के बीच में संबंध खराब होने लगे, ठीक है। अब देख लेते हैं कि इससे विश्व पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अभी वर्तमान समय में जो ईरान और इजराइल के बीच में संघर्ष चल रहा है उससे वैश्विक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो सबसे पहले आर्थिक दृष्टिकोण से देख लेते हैं। जैसे उच्च तेल की कीमतें जो है लगातार बढ़ती जा रही है, तत्काल प्रभाव जो है वो उच्च तेल की कीमतों में होगा। कच्चा तेल जो पहले से ही 6 महीने के उच्चतम स्तर पर कारोबार कर रहा है, वर्तमान में ईरान और इजराइल के संघर्ष बढ़ने से तनाव बढ़ने के कारण जो है $100 प्रति बैरल को पार कर सकता है, ठीक है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। उसके बाद सप्लाई चेन में भी व्यवधान आ सकता है, आपूर्ति श्रृंखला में भी व्यवधान आ सकता है। जो संपूर्ण युद्ध से आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान उत्पन्न हुआ, क्योंकि ईरान सुएज नहर को बंद करने की अपनी धमकी को अंजाम देगा, ठीक है, सुएज नहर को भी बंद किया जा सकता है ईरान के द्वारा। वहीं यहाँ पे इन्फ्लेशन का भी बढ़ने का खतरा है, उच्च मुद्रास्फीति का खतरा। जब विकसित देश ब्याज दरों को कम करने का विचार कर रहे हैं तो यह सब मुद्रास्फीति को बढ़ा देगा। वैश्विक आर्थिक वृद्धि उस 3.1 से नीचे गिर सकती है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2024 के लिए अनुमान लगाया है IMF के द्वारा, ठीक है, कि इस तरह के जो लगातार संघर्ष चल रहे हैं, चाहे वो यूक्रेन रसिया के बीच में हो, इजराइल हमास के बीच में हो, अभी वर्तमान में इजराइल और ईरान के बीच में हो, इन संघर्ष के कारण जो है वैश्विक स्तर पर जो है महंगाई बढ़ सकती है। और देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के लिए भी चुनौती उत्पन्न हो सकती है। ईरान और इजराइल संघर्ष से ईरान परमाणु समझौते की बातचीत पर भी असर पड़ सकता है, साथ ही किसी भी तरह की आगे की वृद्धि क्षेत्र में शांति प्रक्रियाएं जो की जा रही थी यूएसए, चाइना, भारत के द्वारा, ठीक है, वो प्रक्रियाओं में बाधा उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि देश जो है वो राजनीतिक समाधानों पर राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को प्राथमिकता देगा। सही बात है, कोई भी देश जो है अपनी संप्रभुता को ज्यादा प्राथमिकता देता है। तो वैश्विक राजनीतिक संरेखन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इजराइल के समर्थन में अमेरिका के शामिल होने से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बदलाव आ सकता है। जैसे रूस वर्तमान समय में ही ईरान का सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, तो रूस और चीन जो है वो ईरान का समर्थन कर भी रहे हैं, ठीक है, क्योंकि चाइना और रशिया के बीच में भी लगातार संबंध बेहतर हो रहे हैं। अब क्षेत्रीय अस्थिरता भी उत्पन्न हो सकती है। तो इजराइल और ईरान दोनों ही इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण महत्व रखते हैं। उनके बीच कोई भी तनाव क्षेत्रीय स्थिरता को अस्थिर कर सकती है, ठीक है, जो रेड सी है, मिड ईस्ट का रीजन है, ठीक है, ईरान, पाकिस्तान, इजराइल, ठीक है, ये सभी जगह जो है अस्थिरता हो सकती है। तो सीरिया, लेबनान, सऊदी अरब जैसे अन्य देशों को व्यापक संघर्ष में शामिल भी किया जा सकता है। तो दोनों देशों के साथ भारत के संबंध और उनकी स्थितियों पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इससे महत्वपूर्ण सहयोग भारत के पास इस समय बहुत ही कठिन विकल्प है, क्योंकि ईरान और इजराइल दोनों ही भारत के राष्ट्रीय हितों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ईरान और इजराइल दोनों के साथ बहुत ही बेहतर संबंध है और भारत लगातार जो है जहां प्रयास कर रहा है यूरोप में एक बेहतर वर्ल्ड ट्रेड के लिए, वैश्विक व्यापार के लिए एक नया मार्ग बनाने का प्रयास कर रहा है, वहीं ईरान के थ्रू भी, जैसे कि
भारत के द्वारा ईरान में चाबहार पोर्ट बनाया जा रहा है, जिससे कि आसानी से जो है यूरोप में पहुंचा जा सके। तो अगर इन दोनों के बीच में संघर्ष हो रहा है तो यहाँ पे भी प्रभाव पड़ सकता है भारत और ईरान के बीच में संबंधों में, ठीक है। इसलिए भारत के द्वारा अपील किया जा रहा है कि ईरान इजराइल संघर्ष जो है वो भारत की स्थिति को खराब कर सकता है, और भारत चाहता है कि तनाव जो है वो तत्काल ही कम किया जाए और हिंसा से पीछे हटे, ठीक है। दोनों देशों को कहा जा रहा है कि शांति स्थापित करने का प्रयास करें और कूटनीति के रास्ते पर लौटे, बातचीत के रास्ते पर लौटे, इसलिए उनके राष्ट्रीय हित के लिए महत्वपूर्ण है। भारत के लिए जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोनों ही देश से संबंध। अब देख लेते हैं इसी संबंधित एक क्वेश्चन, ठीक है, जो कि पिछले ही साल यूपीएससी के पीटी में आया था। तो पहला इसमें स्टेटमेंट है, इजराइल ने कुछ अरब राज्यों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं, और दूसरा स्टेटमेंट है, सऊदी अरब की मध्यस्थता वाली अरब शांति पहल, ठीक है, पर इजराइल और अरब लीग द्वारा हस्ताक्षर किए हैं। तो इजराइल जो है हस्ताक्षर नहीं किया है, इसलिए जो है दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है और दूसरा स्टेटमेंट जो है गलत है, इसलिए इसका सही उत्तर जो है वो सी हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। FII इसका फुल फॉर्म जो होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, सच एज, जैसे कि किस तरह की कंपनियों कहा जाता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी हो गया, पेंशन फंड्स हो गया, नेशनल स्टेट सॉवरेन्स वेल्थ फंड हो गया। तो ये सारे जो होते हैं वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग देख लेते हैं कि भारत ने FIIs को अपने ग्रीन बॉन्ड में निवेश की अनुमति क्यों दी है, इससे क्या फायदे हो सकते हैं। हर एक चीज को इस आर्टिकल में हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। तो 5 अप्रैल को RBI ने देश के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड में विदेशी संस्थागत, अभी हम लोगों ने देखा था, उसी को कहा जाता है फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो विदेशी संस्थागत निवेश को, जैसे कि बीमा कंपनियां, पेंशन फंड, राष्ट्र राज्यों के संप्रभु जैसे निवेशकों द्वारा निवेश को हरी झंडी दे दी गई है RBI के द्वारा 5 अप्रैल को। तो SGRB इसी को कहा जाता है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स। तो SGRB एक प्रकार का सरकारी ऋण है जो विशेष रूप से भारत को कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था में बदलने का प्रयास करने वाली परियोजनाओं को वित्त पोषित करेगा। वही प्रोजेक्ट लाए जाएंगे भारत में, उसको ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग किया जाएगा SGRB के द्वारा, जिससे कि हम अपने उद्योगों को ग्रीन इंडस्ट्री के रूप में स्थापित कर सके, वहां पे कार्बन इमिशन कम हो सके, ठीक है, कार्बन उत्सर्जन कम हो सके। उसी के लिए जो है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स को लाया गया है RBI के द्वारा, और इसमें लगभग 16,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की जा रही है, ठीक है। ये जो देख सकते हैं रोड मैप है, 2007 से लॉन्च किया गया था ग्रीन बॉन्ड, जो किस तरह से फायदे दे सकते हैं भारत को अपने इन्वायरमेंट को बेहतर करने के लिए। भारत का जो ये कदम है, जैसे कि ये क्या कार्य करेगा, ग्रीन बॉन्ड्स जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन करेगा, वाटर कंजर्वेशन में मदद करेगा, क्लाइमेट रेजिस्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, वेस्ट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल्स को बढ़ावा देगा, बायो एनर्जी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में भी लगातार मदद किया जाएगा, ठीक है। तो ग्रीन बॉन्ड्स कैसे कार्य करेगा, तो ग्रीन बॉन्ड्स जो है वो फंड रेज करेगा, खास के इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स को भारत में लाने के लिए वहाँ पे फंड देगा, ठीक है, ग्रीन बॉन्ड के द्वारा, जो कि लोअर इंटरेस्ट पे मिलेगा, जैसा कि रेगुलर बॉन्ड्स में मिलता है ना, उससे कम इंटरेस्ट पे ये फंड्स देंगे, ठीक है, जिससे कि उन कंपनियों को साहस मिलेगा, उनको प्रोत्साहन मिलेगा जो चाहते हैं कि ग्रीन प्रोजेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, मई 2017 में सेबी ने ग्रीन बॉन्ड के लिए जो है वो गाइडलाइन इशू किया था। ये कुछ चीज़ें रोड मैप ध्यान रखिएगा 2007 से लेकर 2022 तक। यह हरित परिवर्तन में कैसे मदद करेगा, तो FIIs को भारत की हरित परियोजनाओं में निवेश करने की अनुमति देने से देश के महत्वाकांक्षी लगभग, तो इससे क्या क्या लाभ हो सकते हैं, जो भारत का दीर्घकालिक लक्ष्य है वो भी निर्धारित हो सकता है, साधा जा सकता है। तो वही जो लक्ष्य है देश के महत्वाकांक्षी 2070 तक नेट जीरो कार्बन शुद्ध शून्य लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उपलब्ध पूंजी का पुल बढ़ा देगा, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स उपलब्ध हो जाएंगे, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि भारत की 50% ऊर्जा जो है वो गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्रोत से आती है, और देश की अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% तक कम किया जा सकता है, ठीक है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि लगभग 50% हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएंगे रिन्यूएबल एनर्जी से, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और लगभग 45% तक हम लोग कार्बन इमिशन को कम करने में भी सफल होंगे, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतिज्ञा की थी
ग्लासगो के 2021 में COP26 में, ठीक है, उसी का लक्ष्य पूरा होगा। तो SGRV जो बॉन्ड है वो पारंपरिक G-SEC की तुलना में कम ब्याज दर पे उपलब्ध है और बैंक द्वारा उनमें निवेश करके छोड़ी गई राशि को ग्रीनिम कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये टर्म ग्रीनिम, ग्रीनिम उसी को कहा जाता है जो बैंकों द्वारा इस ग्रीन बॉन्ड में निवेश करके लंबे समय से छोड़ा गया है, इसी को ग्रीनिंग कहा जाता है। लेकिन दुनिया भर में केंद्रीय बैंक और सरकारें जो है वो वित्तीय संस्थानों को हरित भविष्य की ओर तेजी से बदलाव के लिए ग्रीनिंग अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, ठीक है। तो ग्रीनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखिएगा। तो जलवायु वित्त विशेषज्ञों का क्या मानना है, तो जलवायु वित्त विशेषज्ञों का मानना है कि हरित सरकारी प्रतिभूतियों में FII को अनुमति देने से भारत को लाभ होगा। जलवायु विशेषज्ञों का कहना है कि FII भी हरित निवेश के अपने पूल में विविधता लाने पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि विशेष रूप से विकसित देशों में काफी नियामक समर्थन है और इसलिए यह उनके लिए भारत की हरित सरकारी प्रतिभूति में निवेश करने का एक अवसर है, ठीक है। तो वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के द्वारा क्या कहा जाता है, तो वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट भारत में एनर्जी फाइनेंस के प्रमुख आसिम रॉय ने कहा है कि FII तब भी ग्रीन क्रेडेंशियल हासिल करना चाह रहे होंगे जब ऐसे निवेश उनके घरेलू बाजार में उपलब्ध नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे कम इंटरेस्ट में उपलब्ध हो जाते हैं, ठीक है। और ग्रीनिंग का जो टर्म है बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और क्योंकि भारत ने हाल ही में 2022 में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क के साथ ग्रीन वॉशिंग आकांक्षाओं को सफलतापूर्वक संबोधित किया है, इसलिए जो है भारत की क्रेडिबिलिटी जो है वो बहुत ही बेहतर है, खासकर सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के लिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये यूरोपियन यूनियन का जो है टैक्सोनॉमी है, ठीक है। टैक्सोनॉमी होता क्या है, तो मेनली जो है ग्रीन टैक्सोनॉमी इस चीज़ पे ध्यान रखते हैं कि क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में ज़्यादा से ज़्यादा फंड रेज किया जा सके, वहाँ पे निवेश किया जा सके, क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके, सस्टेनेबल यूज एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाटर एंड मैरीन रिसोर्सेज, ये कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा। खास के 6 एनवायरमेंट गोल हैं खास के टैक्सोनॉमी के लिए, ग्रीन टैक्सोनॉमी किस तरह से यूज हो रहे हैं खास के यूरोपियन यूनियन में, इसे सीखने की आवश्यकता है, ठीक है। जैसे कि ट्रांजिशन टू सर्कुलर इकोनॉमी बनाने में हमें सफलता मिलेगी, पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल करने में सफलता मिलेगी, प्रोटेक्शन एंड रिस्टोरेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम को अच्छे तरीके से हम लोग संतुलित करने में भी सफल हो पाएंगे ग्रीन टैक्सोनॉमी से, ठीक है। तो ग्रीन टैक्सोनॉमी गैप होता क्या है, तो 2022-23 के केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपतटीय पवन, रिन्यूएबल एनर्जी की बात की जा रही है, तो अपतटीय पवन, ग्रिड स्केल सौर ऊर्जा उत्पादन या फिर बैटरी संचालित इलेक्ट्रिक व्हीकल में संक्रमण को प्रोत्साहित करने जैसी सरकारी परियोजनाओं के वित्त पोषण में तेजी लाने के लिए ही जो है SGRV बॉन्ड जारी करने के सरकार के फैसले की घोषणा की थी, ठीक है। जिससे कि हम लोग इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा इन्हांस कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे सके, इससे हमारा ऑफशोर विंड के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सके, उसके बाद सोलर एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सके, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए जो है प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह के कदम उठाए गए थे केंद्र सरकार के द्वारा। लेकिन RBI ने ग्रीन टैक्सोनॉमी या फिर किसी निवेश के पर्यावरण या फिर उत्सर्जन क्रेडेंशियल्स का आकलन करने का कोई भी तरीका अभी तक नहीं बनाया, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परियोजना ग्रीन वॉशिंग का प्रयास करे। ग्रीन वॉशिंग ये टर्म जो है ऑलरेडी UPSC में आ चुका है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ दिखावा का कार्य कर रही है, ग्रीन वॉशिंग का प्रयास नहीं है, यानी कि फंडिंग को सुरक्षित करने के लिए ग्रीन क्रेडेंशियल को नकली बनाना। तो इस तरह के टर्म जरूर ध्यान रखिएगा, ग्रीन वॉशिंग ऑलरेडी UPSC में आ चुका है। तो अभी उम्मीद किया जा रहा है कि ग्रीनिंग भी बहुत ही संभावित टर्म है, UPSC पूछ सकता है ग्रीनिंग क्या होता है, ठीक है, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। तो ग्रीनिंग टैक्सोनॉमी गैप क्या होता है, तो इस अंतर को दूर करने के लिए वित्त मंत्रालय ने 9 नवंबर 2022 को भारत का पहला सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क जारी किया, जिसमें उन परियोजनाओं का विवरण दिया गया जिन्हें G-SEC के इस वर्ग के माध्यम से धन प्राप्त होगा, ठीक है। इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, जल विद्युत, हाइड्रो पावर, ठीक है, ऊर्जा परियोजनाओं जैसे 25 मेगावाट से कम में वेस्ट शामिल है, जो ऊर्जा उत्पादन और भंडारण को एकीकृत करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। उसके बाद सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था, जैसे कि जितने भी स्ट्रीट लाइट्स लगे हैं वहाँ पे LED लाइट्स को स्थापित किया जाए, रिप्लेसमेंट विद LEDs, ठीक है, उसी को कहा जाता है। तो नई निम्न कार्बन इमारतों के निर्माण के साथ साथ अब जितने भी इमारतें बनेगी, ठीक है, सपोर्टिंग कंस्ट्रक्शंस ऑफ न्यू लो कार्बन बिल्डिंग एज वेल एज एनर्जी इफिशियंसी
रेट्रोफिट टू एग्जिस्टिंग बिल्डिंग। अभी वर्तमान समय में जो जहाँ पे धूप नहीं आता है, ठीक है, अच्छा हवा नहीं आता है, जिसके कारण जो है लोग नए नए इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज लगाते हैं, उससे अतिरिक्त खर्च होता है एनर्जी का, इलेक्ट्रिसिटी का, उसी को रिप्लेस करने के लिए जो है इस तरह के नई परियोजनाएं ला रहे हैं, जिससे कि नए तरीके से हम लोग बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर सके, जिससे कि धूप और हवा आसानी से आ सके और अतिरिक्त जो बोझ पड़ रहा है इलेक्ट्रिसिटी पे, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज पे, उसी कारण जो है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन ज़्यादा होता है, कार्बन इमिशन ज़्यादा होता है, उसको कम करने के लिए इस तरह का कंस्ट्रक्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है। उसके बाद बिजली ग्रिड घाटे को कम करने की परियोजनाएं लाई जा रही है। सूची में सार्वजनिक परियोजना को बढ़ावा देना, इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनाने के लिए सब्सिडी देना और चार्जिंग बुनियादी ढांचे, ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उसके लिए चार्जिंग पॉइंट बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का भी निर्माण जो है इस ग्रीन टैक्सोनॉमी में शामिल है। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है, जिसमें पहला क्वेश्चन है अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, क्योंकि अभी जो है यूएसए में चुनाव होने वाला है राष्ट्रपति का। तो इसमें पहला स्टेटमेंट है दोषी पाए जाने पर कोई व्यक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता है। और दूसरा स्टेटमेंट है अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार के लिए प्राकृतिक रूप से जन्मे नागरिक की न्यूनतम आयु जो है वो 35 वर्ष होना ही एकमात्र मानदंड है। इसमें कितने कथन जो हैं वो सही है, तो इसमें दोनों के दोनों जो कथन हैं वो गलत है, क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गुप्त धन मामले में दोषी ठहराया गया था। दोषी ठहराया जा सकता है, लेकिन वह अभी भी चुनाव लड़ सकते हैं और फिर से राष्ट्रपति बन सकते हैं, इसलिए पहला कथन जो है वो गलत है। ठीक है, तो ट्रंप को राष्ट्रपति बनने से रोकने का कोई भी कानूनी प्रावधान नहीं, भले ही उन्हें दोषी ठहराया गया हो। ठीक है, इसलिए जो है पहला कथन गलत है। तो अमेरिकी संविधान के अनुसार राष्ट्रपति बनने के लिए एकमात्र मानदंड जो है वो आयु है, जिसकी न्यूनतम जो है आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। और वही व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है जो अमेरिका में जन्म लिया हो और पिछले 14 वर्ष से अमेरिका में ही रह रहा हो। ये कंडीशन भी जरूरी है, ठीक है, कि अमेरिका में जन्मा हो और पिछले 14 वर्ष से अमेरिका में ही रह रहा हो, इसलिए जो है दोनों कथन गलत है। तो दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि भारतीय नौसेना द्वारा सैन्य अभियानों, इसी पे एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अभी ईरान और इजराइल के बीच में जो संघर्ष हो रहा है, तो अभी जो ईरान के द्वारा हमला किया गया है इजराइल पे, तो इसका ऑपरेशन का नाम दिया गया है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। ये ध्यान रखिएगा, ईरान के इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। ठीक है, अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे भारतीय सेना द्वारा सैन्य अभियान के निम्नलिखित युग्मों और उसके विवरण पर चर्चा करें, जिसमें पहला जो है ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है, दूसरा जो है ऑपरेशन पवन, तीसरा जो है ऑपरेशन मेघदूत और चौथा जो है ऑपरेशन ऑल आउट। इसमें कितने कथन जो है वो सही है, सिर्फ और सिर्फ एक ही कथन जो है वो सही है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑपरेशन विजय जो है वो गोवा, दमन और दीव का भारत में समावेश को निर्धारित करता है। गोवा, दमन और दीव का भारत में समावेश, उसी को कहा जाता है ऑपरेशन विजय। और ऑपरेशन पवन क्या होता है, तो श्रीलंका के जाफना में भारतीय शांति सेना। और ऑपरेशन मेघदूत क्या है, तो सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा। ठीक है, ऑपरेशन मेघदूत जो है वो सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा, यही जो है सही सुमेलित है। ऑपरेशन ऑल आउट क्या होता है, तो ऑपरेशन ऑल आउट जो है वो कश्मीर घाट से आतंकवादियों को बाहर निकालना, इसलिए जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही कथन सही है, ऑपरेशन मेघदूत। ठीक है, बाकी सभी का मैं यहाँ पे डिटेल दे दिया हूँ। ऑपरेशन विजय जो है गोवा, दमन और दीव का भारत में समावेश, और ऑपरेशन पवन जो है श्रीलंका के जाफना में भारतीय शांति सेना, और ऑपरेशन ऑल आउट जो है वो कश्मीर घाटी से आतंकवादियों को बाहर निकालना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सिकुड़न मुद्रास्फीति या फिर श्रिंकफ्लेशन की घटना का सबसे अच्छा वर्णन है। यहाँ पे सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऐसा तब होता है जब निर्माता उच्च उत्पादन लागत की भरपाई के लिए उत्पादों का आकार छोटा करता है। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, पार्ले जी बिस्किट जो पहले 3 रुपए में मिलता था, अभी वर्तमान समय में 5 रुपए में मिलता है, लेकिन देख सकते हैं उनका जब नेट वेट चेक करेंगे तो बहुत ज़्यादा कम हो गया, उसमें बिस्किट की संख्या भी घटती जा रही है। वहाँ पे यही बातें हैं, इसी को कहा जाता है श्रिंकफ्लेशन। ऐसा तब होता है जब निर्माता उच्च उत्पादन लागत की भरपाई के लिए उत्पादों का आकार छोटा कर देता है, लेकिन खुदरा कीमतें समान रखता है। ठीक है, कीमत वही रखता है, बस उसकी क्वांटिटी को घटा देता है। तो जैसे जैसे इनपुट की कीमतें मुद्रास्फीतिकारी हो जाती है, लगातार बढ़ने लगती है, तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर्स गुड्स सेगमेंट में सिकुड़न मुद्रास्फीति का खतरा मंडराने लगता है। इसी को कहा जाता है श्रिंकफ्लेशन। यह तब होता है जब समान आकार में छोटा हो जाता है। ठीक है,
लेकिन उपभोक्ता वही कीमत चुकाते हैं। ऐसा तब होता है जब निर्माता उच्च उत्पादन लागत की भरपाई के लिए उत्पादों का आकार छोटा कर देते हैं, लेकिन खुदरा कीमतें समान रखते हैं। यह मूलतः छिपी हुई मुद्रास्फीति का एक रूप है। किसी उत्पाद की कीमत बढ़ाने के बजाय निर्माता उसी कीमत को बनाए रखते हुए उत्पाद का आकार कम कर देते हैं। ठीक है, तो उत्पाद की पूर्ण कीमत नहीं बढ़ती है, लेकिन वजन या आयतन की प्रति इकाई कीमत बढ़ जाती है। तो कारण क्या है? तो श्रिंकफ्लेशन जो है, सिकुड़न मुद्रास्फीति का कारण जो है बढ़ती उत्पादन लागत और बाजार प्रतिस्पर्धा, मतलब कि मार्केट कंपटीशन। ठीक है, उसके इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, प्रभाव? तो सिकुड़न मुद्रास्फीति के कारण ग्राहकों को किसी उत्पाद या ब्रांड से दूर जाने का जोखिम होता है यदि वे देखते हैं कि उन्हें उसी कीमत पर कम मिल रहा है। तो सिकुड़न मुद्रास्फीति का एक और नकारात्मक पक्ष यह है कि इससे मूल्य परिवर्तन या मुद्रास्फीति को सटीक रूप से मापना कठिन हो जाता है। ठीक है, और मूल बिंदु जो है वो भ्रामक हो जाता है, क्योंकि उत्पाद के आकार को हमेशा माल की टोकरी को में मापने के संदर्भ में नहीं माना जा सकता है। ठीक है, तो ये प्रभाव पड़ते हैं श्रिंकफ्लेशन का, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पामीर नॉट 5 पर्वत श्रृंखलाओं का जंक्शन है। पामीर नॉट इज अ जंक्शन ऑफ 5 माउंटेन्स रेंज। तो निम्नलिखित में से कौन सा ये पर्वत है जो इस 5 माउंटेन रेंज का हिस्सा नहीं है? तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर जो है 2 और 4, जाग्रोस पर्वत और किरथर पर्वत, ये दोनों जो है पामीर नॉट का पार्ट नहीं है, पामीर नॉट के जंक्शन का पार्ट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये जो है 5, जैसे टियन सान हो गया, हिंदू कुश हो गया, कुनलुन हो गया, काराकोरम, उसके बाद हिमालय की श्रृंखला, यही 5 जो है वो पामीर नॉट के जंक्शन के 5 माउंटेन रेंज है। ये ध्यान रखिएगा, इसमें किरथर पर्वत नहीं है और जारगोस पर्वत नहीं है। ठीक है, इसलिए जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। जिसमें पहला स्टेटमेंट है, यह स्वीकार करता है कि ग्रीन क्रेडिट उत्पन्न करने वाली पर्यावरणीय गतिविधियों के जलवायु सह लाभ हो सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, यह कार्यक्रम जो है एक ग्रीन क्रेडिट रजिस्ट्री और एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म स्थापित करता है। तीसरा स्टेटमेंट है, भारतीय वाणिज्य अनुसंधान और शिक्षा परिषद, उसके बाद मोफशेक, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत एक स्वायत्त संगठन कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो ICFRE का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। तो कितने इसमें कथन है जो सही है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के लिए? तो यहाँ पे तीनों के तीनों जो हैं कथन सही है। ठीक है, ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम स्वीकार करता है कि ग्रीन क्रेडिट उत्पादन करने वाली पर्यावरणीय गतिविधियों के जलवायु सह लाभ हो सकते हैं। कार्यक्रम एक ग्रीन क्रेडिट रजिस्ट्री और एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म स्थापित करता है। यह घरेलू बाजार में अर्जित ग्रीन क्रेडिट के व्यापार की सुविधा प्रदान करता है। कार्यान्वयन एजेंसियां जो है ICFRE और MOEFCC, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सब जो है कार्यान्वयन एजेंसियां हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, हाल ही में समाचार पत्रों में देखी गई है, स्कोर्स 2.0 पहल किस संस्थान द्वारा शुरू की गई है? ये जो है सिंपली सेबी के द्वारा शुरू की गई है। ये ध्यान रखिएगा, सेबी ने प्रतिभूति बाजारों में निवेशकों के लिए शिकायत समाधान को बढ़ाने के लिए ही स्कोर 2.0 लॉन्च किया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि निवेशकों के शिकायत समाधानों को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो सिस्टम में ऑटो रूटिंग, ऑटो एस्केलेशन और निर्दिष्ट निकाय द्वारा निगरानी की सुविधा है, जिससे शिकायत समाधान की समय सीमा कम हो सके। ठीक है, जल्दी से जल्दी किसी भी इन्वेस्टर का जो शिकायत है उसको जल्दी से जल्दी समाधान किया जा सके। तो स्कोर्स शिकायत दर्ज करने वाला एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और नया संस्करण अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल है। ठीक है, यूजर फ्रेंडली है। ठीक है, और इसका लक्ष्य जो है त्वरित शिकायत समाधान करना। तो स्कोर्स के लिए एक एप्लीकेशन भी बाद में लॉन्च किया जा सकता है। तो ये थे आज के द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड थे। कैसा लगा आज का डिस्कशन, प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और